द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है ग्रेग एन ग्रेगोरियो की संपादित किताब स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी और हम इसके पहले अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी के जो बुनियादी सवाल है उन पर। जी। बाजार में कभी एकदम से तेजी आ जाती है, कभी भारी गिरावट। मतलब ये इतना ऊपर नीचे क्यों होता है? क्या ये सिर्फ यूं ही शोर है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? तो आज इस डीप डाइव का मिशन यही पहेलियां सुलझाना है, समझना कि अस्थिरता क्यों अहम है, इसे क्या चीज हवा देती है और हाँ, इसे मापा और ट्रेड कैसे किया जाता है। बिल्कुल। और देखिए, अस्थिरता सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है। ये आज की फाइनेंस की दुनिया का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु है। अच्छा। हाँ, एसेट की कीमतें तय करने से लेकर मतलब इन्वेस्टमेंट के फैसले हों या फिर डेरिवेटिव्स की वैल्यूएशन, सब पर इसका सीधा असर पड़ता है। हाँ, वो तो है। और हाँ, ये जोखिम से तो जुड़ा है, पर यह हमेशा बुरा हो ऐसा नहीं है। कभी कभी ये बाजार को सही कीमत खोजने में मदद भी कर सकता है। एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी जिसे कहते हैं। अच्छा, तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं जरा। एक दिलचस्प बात जो इस सॉस में मुझे लगी वो है क्लस्टरिंग। हाँ, क्लस्टरिंग यानी अगर आज बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है तो कल भी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा होती है। और वैसे ही छोटे बदलावों के बाद अक्सर छोटे बदलाव। सही कहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे मतलब जब कोई बड़ी खबर आती है ना, तो उसका असर एकदम से खत्म नहीं होता। हाँ, वो कुछ समय तक बना रहता है। तो अस्थिरता का एक क्लस्टर एक झोंका सा बन जाता है। ये शायद बाजार में सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे आती जाती है उससे जुड़ा हो सकता है। सूचना की बात आई तो ये हमें एक बहुत पुराने सवाल पर लाता है। सट्टेबाज यानी स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स क्या ये बाजार को स्थिर करते हैं या और अस्थिर बना देते हैं? सोर्स में तो दोनों तरह के तर्क दिए गए हैं। कुछ मानते हैं कि वो लिक्विडिटी लाते हैं जिससे स्थिरता बढ़ती है। हाँ, और दूसरे कहते हैं कि वो सिर्फ शोर बढ़ाते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ाते हैं। और यहाँ ये देखना बड़ा जरूरी है कि क्या सट्टेबाज सच में अस्थिरता ला रहे हैं, ये वो बस तब ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब बाजार पहले से ही ऊपर नीचे हो रहा हो। मतलब कारण और सह संबंध का फर्क। बिल्कुल। क्या उनके पास कोई बेहतर जानकारी होती है या वो सिर्फ वो भेड़ चाल जिसे कहते हैं हर्डिंग वो कर रहे होते हैं? इस पर बहस तो देखिए चलती रहती है। तो फिर ये सूचना, बाजार की तरलता यानी लिक्विडिटी और ये अस्थिरता, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? सोर्स में दो मुख्य आइडियाज का जिक्र है। एक है MDH। हाँ, मिक्सचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हाइपोथेसिस। ये मानता है कि खबरें एक साथ झटके में आती हैं तो वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी दोनों एक साथ बढ़ते हैं। और दूसरा है सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन हाइपोथेसिस। ये कहता है कि जानकारी धीरे धीरे फैलती है, जैसे कोई खबर पहले कुछ लोगों तक पहुंची फिर और लोगों तक। तो इससे वॉल्यूम और अस्थिरता में एक क्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप रिश्ता बनता है। अच्छा, ये दोनों ही सिद्धांत ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बाजार जानकारी पर कैसे रिएक्ट करता है। जी। और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का क्या, जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस, क्या इनके आने से जो असली शेयर बाजार है वो ज्यादा हिलने डुलने लगता है? देखिए, ये भी एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। एक तरफ तर्क ये है कि डेरिवेटिव्स आपको जोखिम कम करने, हेज करने का टूल देते हैं, तो इससे तो बाजार स्थिर होना चाहिए। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। इस बात सोर्स में यह है कि कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि जब से शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज यानी CBOE पर वॉलेटिलिटी फ्यूचर शुरू हुए, उसके बाद S&P 500 इंडेक्स की अस्थिरता असल में कम हुई। अरे वाह, तो मतलब ये हमेशा अस्थिरता बढ़ाने वाले नहीं होते। अच्छा, अब ये बताइए कि इसे मापते कैसे हैं और क्या इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं? गार्च जैसे मॉडल्स का जिक्र है इसमें। हाँ, गार्च और उसके जैसे और भी मॉडल बड़े काम के हैं। ये अस्थिरता की वो क्लस्टरिंग वाली बात और परसिस्टेंस मतलब अस्थिरता का कुछ समय तक बने रहना, इन पैटर्न को पकड़ने में मदद करते हैं। मतलब ये समझने में कि कल की अस्थिरता आज से कैसे जुड़ी है। बिल्कुल, इससे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है। और एक और शब्द है इसमें, निहित अस्थिरता, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये क्या चीज है? हाँ, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये बहुत दिलचस्प है। ये सीधे बाजार से ही निकलती है, ऑप्शन की कीमतों से। ऑप्शन की कीमतों से? हाँ, ये बेसिकली बाजार का आप कह सकते हैं कलेक्टिव अंदाजा है कि अगले कुछ समय में कोई स्टॉक या इंडेक्स कितना ऊपर नीचे जा सकता है। अच्छा। और इसे अक्सर भविष्य की वास्तविक अस्थिरता का ऐतिहासिक अस्थिरता से बेहतर पूर्वानुमान माना जाता है, खासकर बड़े इंडेक्स जैसे S&P 500 के लिए। ये दिखाता है कि ट्रेडर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं, उनका मूड क्या है। वाह, ये तो कमाल की बात है। और शायद सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि अब अस्थिरता खुद एक एसेट क्लास बन गई है।
मतलब जैसे स्टॉक या बॉन्ड खरीदते हैं वैसे ही अस्थिरता को खरीदा बेचा जा सकता है। बिल्कुल, विक्स जैसे इंडेक्स है ना। हाँ, वो फेयर गेज वाला। हाँ, वही डर का मीटर। वो निवेशकों की चिंता या शांति के स्तर को दिखाता है। और हाँ, अब निवेशक सीधे विक्स फ्यूचर्स या ऑप्शंस के जरिए अस्थिरता पर ही दांव लगा सकते हैं या उससे अपना बचाव मतलब हेजिंग कर सकते हैं। ऐसा कहा, पोर्टफोलियो को हेज करने का ये एक और तरीका हो सकता है, शायद बेहतर तरीका। दूसरा, अस्थिरता में एक खास गुण होता है मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन मतलब ये कि अस्थिरता चाहे कितनी भी बढ़ जाए या कम हो जाए, आखिरकार वो अपने लंबे समय के औसत स्तर की तरफ वापस खींचती है। तो इसे ट्रेडिंग के मौके बनते हैं। अच्छा। और तीसरा और शायद सबसे अहम, इसका स्टॉक और बॉन्ड जैसी पारंपरिक संपत्तियों से जो संबंध है, कोरिलेशन, वो काफी कम होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलती है। एग्जैक्टली, पोर्टफोलियो में जोखिम फैलाने में मदद मिलती है। तो संक्षेप में कहें तो शेयर बाजार की अस्थिरता एक काफी जटिल पहेली है। ये सिर्फ शोर नहीं है, ये सूचना के बहाव, सट्टेबाजों के व्यवहार, बाजार के अपने ढांचे जैसे डेरिवेटिव्स का होना और हाँ, निवेशकों की साइकोलॉजी, इन सब से चलती है। बिल्कुल, इसके अपने खास सांख्यिकी गुण हैं, जैसे वो क्लस्टरिंग, इसे मापा जा सकता है। गार्च या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जैसे तरीकों से इसका कुछ हद तक अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और अब तो इसे एक अलग संपत्ति की तरह ट्रेड भी किया जा सकता है। ये हमें एक बहुत ही सोचने वाली बात पर लाकर छोड़ता है। अगर अस्थिरता को ट्रेड किया जा सकता है और उसका पारंपरिक निवेशों से रिश्ता भी अलग है, तो क्या भविष्य में पोर्टफोलियो बनाने की जो रणनीतियां होंगी, उनमें सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड के अलावा अस्थिरता को समझना और शायद उसमें निवेश करना भी एक जरूरी हिस्सा बन सकता है, सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड से परे जाकर? इस पर विचार करने के लिए गहरा सवाल है ये।